गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग मैथमेटिक्स में वास्तविक संख्या रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 शुरू करेंगे। लेकिन 1.2 शुरू करने से पहले कुछ बातें हम लोगों को जानना होगा कि 1.2 किस तरीके से सॉल्व किया जाए। मैथमेटिक्स क्लास 10 बिहार बोर्ड में एक्सरसाइज 1.2 वास्तविक संख्या का हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें हम लोगों को 1.2 पढ़ने से पहले कुछ बातों को सीखना और जानना होगा। इसमें सबसे पहले हम लोग को जानना है कि किसी संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड का मतलब ऐसे ये होता है कि किसी भी संख्या को उसके अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में लिखा जाए। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे अगर आपको दिया जाए 36, तो 36 वैसी संख्या है जिसमें 2 से ज्यादा भाजक होते हैं, अर्थात एक और खुद के अलावा और भी बहुत सारे इसके भाजक हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 इतने सारे भाजक हैं। तो ये कई नंबर से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम लोग भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभाज्य संख्या की अगर बात की जाए तो वैसी संख्या जिसका सिर्फ 2 ही भाजक होता है, एक और खुद। जैसे आपको बात की जाए 2 को 1 और 2 से भाग दे सकते हैं, 3, 5, 7। 2 एक ऐसा संख्या है जो सम संख्या है और प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। बाकी सभी संख्याएं जो अभाज्य संख्या में आती हैं वो विषम संख्याओं में से ही चुनी हुई होती हैं, जिनके 2 फैक्टर 2 भाजक होते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि दी गई संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखा जाए। और जिस तरीके से हम लोग डिवाइड देते हैं, भाग देते हैं, उसी तरीके से हम लोग आसानी से अभाज्य गुणनखंड किसी भी संख्या में कर सकते हैं। अगर हमको 18 दिया गया है तो 18 2 से डिवाइड होगा, फिर 9 3 से डिवाइड होगा और फिर 3 1 से। दैट मीन्स कि 18 लिख सकते हैं 2 × 3 × 3 बराबर 2 × 3 का पावर 2। तो इस तरीके से हम लोग आसानी से अभाज्य गुणनखंड के रूप में किसी भी संख्या को बदल सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि हम लोग 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो ये होगा 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 का पावर 2 × 3। तो आप देख रहे हैं कि किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो वो कभी भी एक दूसरे के सिमिलर या एग्जैक्ट एक जैसा नहीं होता है, बल्कि अलग अलग होता है। तो इसी को कहा गया है अभाज्य गुणनखंड का आधारभूत प्रमेय। आधारभूत प्रमेय ये बताता है कि किसी भी संख्या को अगर आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में बदलिएगा तो एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बराबर नहीं होगा, दोनों में डिफरेंसेस पाया जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इस आधार पे हम लोग आसानी से एक्सरसाइज में दिए गए क्वेश्चंस का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे और इसी विधि से एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हम अभी एग्जाम्पल लिया था 18, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 यानी 2 का पावर 1 और 3 का पावर 2 था। और दूसरा नंबर लिया था हमने 12, जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 × 2 × 3, दैट मीन्स 2 का पावर 2 और 3 का पावर 1 था। तो इसमें अगर अभाज्य गुणनखंड से एलसीएम निकालने की बात की जाए तो एलसीएम में हम लोग कॉमन नंबर विथ मैक्सिमम पावर चुनते हैं। इसमें और इसमें 2 कॉमन है और दोनों में मैक्सिमम कौन है? 2 का पावर 2, मैक्सिमम मतलब बड़ा, और 3 यहाँ भी 3 यहाँ भी, इन दोनों में बड़ा पावर ऊपर में है 3 का पावर 2। इसके अलावा अगर जो बचेगा वो भी लेंगे। एलसीएम के लिए जो बच जाता है वो भी लेते हैं और आसानी से 2 का पावर
2 4 3 का पावर 2 9 9 चौके 36 एलसीएम निकल गया। जबकि एचसीएफ के लिए हम लोग दोनों में जो कॉमन होते हैं उसमें छोटा पावर वाला चुनते हैं। तो यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, दोनों में 2 कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है। छोटा पावर में यहाँ 2 का पावर 1 है, छोटा पावर में यहाँ 3 का पावर 1 है, यानी कि 2 × 3 = 6। ये मेरा एचसीएफ हुआ। दैट मीन्स कि अभाज्य गुणनखंड करने के बाद संख्या में अगर एचसीएफ निकालना है तो हम लोग मिनिमम पावर को, छोटे पावर को जो कॉमन होते हैं उसको इससे चुनते हैं, और एलसीएम के लिए मैक्सिमम पावर को चुनने के बाद जो बचता है उसको भी ले लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ में खास संबंध बताया गया है जिसको हम लोग शो करते हैं। एलसीएम × एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर, यानी लघुत्तम समावर्तक गुणे महत्तम समावर्तक बराबर दिए गए दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये सिर्फ 2 ही नंबर के लिए सस्टेन करता है। जैसे 2 नंबर दिया गया 18 और 12, 21 और 28, 14 और 15, इस तरह का नंबर जब भी दिया जाए इसमें 2 ही नंबर का अगर एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो इस तरीके से हम लोग इसकी जांच भी कर देंगे। देखिए यहाँ पे एलसीएम कितना लाया हम लोगों ने 36 और एचसीएफ कितना लाया हम लोगों ने 6, इसलिए एलसीएम × एचसीएफ बराबर 36 × 6 हो गया हम लोगों का 216। और अगर हम लोग फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर करें तो 216 ही आना चाहिए क्योंकि दोनों बराबर है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कि फर्स्ट नंबर हम लोगों का 18 है और सेकंड नंबर हम लोगों का 12 है। 12 को 18 से गुणा करेंगे, 18 छके 12 8 96, कैरी बचा 9, 12 का 12 9 21। तो आप देख रहे हैं कि दोनों आपस में बराबर हो गया, तो इससे वेरिफिकेशन हो जाता है। और इससे इन चारों में से कोई एक टर्म भी अननोन रहेगा, कोई एक टर्म भी नहीं अगर मालूम है तो आसानी से हम निकाल लेंगे। एलसीएम नहीं मालूम है, एलसीएम को इधर भेज देंगे, एचसीएफ को इधर भेज देंगे, निकल जाएगा। एचसीएफ नहीं मालूम है, एलसीएम को इधर भेज देंगे, निकल जाएगा। दैट मीन्स कि इससे हम लोग 3-4 फार्मूला आसानी से ड्राइव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आसानी से हम लोग बना लेंगे। दूसरी बात यह आई कि अंकगणित की आधारभूत जो प्रमेय होती है उसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। वो हमें ये बताता है कि किसी भी एक संख्या का अभाज्य गुणनखंड किसी दूसरे संख्या के अभाज्य गुणनखंड के बराबर नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न होते हैं। और अगर ये बात कही जाए कि किस संख्या के पावर हम लोग निकालें, किसी भी संख्या का अगर हम लोग घात निकालें तो क्या उसका इकाई स्थान 0 पर समाप्त होगा? अगर कोई ऐसी बात करता है, कोई ऐसा सवाल करता है, तो इस बात को बताने के लिए सबसे पहले उनको जानना होगा कि 0 किस किस स्थिति में आ सकता है। किसी भी नंबर का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें और उस अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आ जाए, 2 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में अगर 2 और 5 आ जाता है तो वो संख्या का हम जितना भी पावर निकालें, स्क्वायर, क्यूब, पावर 4, पावर 5, पावर 6, वो 0 पर समाप्त होगा। जैसे 10 का पावर 2, तो आप 10 को लिख सकते हैं 2 × 5, यहाँ 2 और 5 आ गए। 30 का पावर 4, 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5 का पावर 4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 और 5 जिस संख्या में भी आ रहा है उसके इकाई स्थान पर 0 होगा, और जिस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं आएगा उसके इकाई स्थान पर 0 नहीं होगा। तो कभी कभी जांचने के लिए भी दे देता है, चेकआउट कीजिए कि क्या किसी संख्या की जगह पे कोई एग्जाम्पल डाल दीजिएगा, कोई नंबर डाल देगा कि उसका पावर n यहाँ पे शो करता है प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या हम लोग जानते हैं कि वैसी संख्या है जो 1 से शुरू हो और अनंत तक जाए, उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या वो 0 पर समाप्त होगा?
फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं 4 का पावर n 0 पर समाप्त होगा, तो पहले तो आप इसको मन में या रफ में देख सकते हैं। n की जगह पे 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 4 रखिए, 5 रखिए। 4 का 4, 4 चौका 16, 64, 256। और फिर आप 256 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 1024। 4 के 24 के 4, हासिल बचा 2, 25 के 100 2, 102, 1024। तो आप यहां देख रहे हैं कि पावर 1, पावर 2, पावर 3, पावर 4, पावर 5 रखने के बाद भी यहां कहीं पर 0 नहीं आया। लेकिन इसको प्रूफ करना होगा, ये एग्जाम्पल नहीं है कि आप एग्जाम्पल देके बता दीजिएगा। इसको प्रूफ करना होगा तो पहले आपको लिखना होगा कि 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 के गुणनफल का होता है, और हम जानते हैं कि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर शून्य होने का मतलब यह है कि उसके अभाज्य गुणनखंड में 0 और 5 हो। चूंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड में सिर्फ 2 होता है और अंकगणित के आधारभूत प्रमेय हमें यह बताती है कि अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होते हैं, यानी एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। इसलिए 4 का पावर n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगा। उसके बाद आप एक आध दो एग्जाम्पल इसमें से 1 2 3 तक शो कर सकते हैं। इस तरह इसको लिख के बनाना होगा, और लिख के बनाने के लिए आपको समझना पड़ेगा क्या कहा जा रहा है। 4 का पावर n कभी शून्य पर समाप्त होगा? जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि 4 के अभाज्य गुणनखंड 2 के गुणनफल के रूप में होता है। आप इसको दे सकते हैं 2 into 2। तो 2 के गुणनफल का होता है, हम जानते हैं कि ये कभी भी 0 पर उस वक्त समाप्त होगा जब इसके गुणनफल में 5 आ जाए, गुणनखंड में 5 आ जाए। 4 के गुणनखंड में 5 नहीं आता है, इसलिए ये शून्य पर समाप्त नहीं होगा। इस तरीके से कई सवाल दिए जाएंगे, आपका आसानी से एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड के विधि के जरिए। थैंक यू।